ज़बानों का घर हिंदुस्तान। हिंदुस्तान एक लंबा चौड़ा देश है जिसमें कहीं ऊंचे पहाड़ और गहरी नदियां रास्ता रोकती हैं, कहीं फैले रेगिस्तान हैं जिनमें आबादी कम है, कहीं जमीन सोना उगलती है, कहीं बंजर है और कुछ पैदा नहीं होता। फिर यहाँ के बसने वालों को देखो तो काले भी हैं और गोरे भी, खूबसूरत भी हैं और बदसूरत भी, लंबे कद वाले भी हैं और छोटे कद वाले भी, जंगलियों की तरह जिंदगी बसर करने वाले भी हैं और बड़े बड़े शहरों में रहते वाले भी। यहाँ न जाने कितनी तरह के लोग मिलते हैं और कितनी तरह की ज़बानें और बोलियां बोलते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको हिंदुस्तान में बसे हुए 5000 बरस से भी ज्यादा हो गए, कुछ ऐसे हैं जो थोड़े ही दिनों से यहाँ आबाद हैं। ऐसे देश में अजीब अजीब ढंग की कौमें होंगी और अजीब अजीब ज़बानें, लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए। ये तो इस मुल्क के बड़े होने की निशानी है कि इसमें अलग अलग होने पर भी सबके मिलजुल कर रहने की गुंजाइश है। ये बताना कठिन है कि 5000 बरस पहले यहाँ कौन लोग बसते थे। गर अब बहुत से लोग ये बात जानते हैं कि इसी जमाने से यहाँ दूर दूर के लोग आने लगे। इतना समझ लेना कुछ मुश्किल नहीं है कि पहले दुनिया के ज्यादातर लोग वहशियों की तरह जिंदगी बसर करते थे और खाने पीने की खोज में छोटी छोटी टोलियों में मारे मारे फिरते थे, जानवरों का शिकार करते थे या दरख्तों के फल पत्ते और बड़ खाकर पेट भरते थे। इनमें के कुछ लोग यहाँ भी पहुंचे। उनकी नस्ल के लोग अब भी बंगाल, बिहार, छोटा नागपुर और विंध्याचल के पहाड़ों के करीब पाए जाते हैं। वो जो जबान बोलते थे वो आज भी अलग है। उनमें से कोल और मुंडा कबीले मशहूर हैं और अपनी बोलियां बोलते हैं। ये बात याद रखना चाहिए कि दुनिया में कोई कौम ऐसी नहीं है जो कोई बोली बोलती ना हो। यही बात तमाम इंसानों में मिलती है। इनके 1000-1500 बरस के बाद द्रविड़ और लोग पश्चिम की तरफ से वो लोग आए जिन्हें द्रविड़ कहा जाता है। यहाँ उन्होंने खूब तरक्की की। आज भी मद्रास, मैसूर, आंध्र प्रदेश और केरल में यही लोग आबाद हैं। तुमने तमिल, तेलुगु जबानों के नाम सुनते होंगे, ये उन्हीं लोगों की जबानें हैं। इन लोगों ने करीब करीब 4500 बरस पहले सिंध और पंजाब में बड़े बड़े शहर बसाए और अच्छी अच्छी इमारतें खड़ी की। बहुत दिनों तक इनके बारे में कुछ नहीं मालूम था, मगर कोई 50 बरस हुए खुदाई करके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के शहर निकाले गए हैं, जिनको देखकर हम उन पुराने लोगों की जिंदगी और रहन सहन के बारे में बहुत सी बातें जान सकते हैं। आज ये तो पाकिस्तान में है। ये तो था हिंदुस्तान का हाल। बाहर ईरान, चीन और तुर्किस्तान वगैरह में एक और कौम जिसे आमतौर से तारीख में आर्या कहा जाता है, तरक्की कर रही थी। ये लोग बहादुर थे, अच्छी शक्ल रखते थे, घोड़े से काम लेना और खेती करना जानते थे। कोई 3500 बरस हुए ये लोग हिंदुस्तान में आए और उन्होंने यहाँ के पुराने बसने वालों को हराकर उत्तरी भारत में अपना राज कायम किया। इन लोगों ने बहुत सी नज़में, भजन और गीत लिखे। ये बात याद रखने की है कि ये लोग जो जबान बोलते थे उसे आर्याई जबान कहते हैं। संस्कृत उसी की एक शाख है। यूनानी, जर्मन, पुराने जमाने की फारसी और यूरोप की कई जबानें इसी खानदान से ताल्लुक रखती हैं। और जब तुम आगे बढ़कर इन जबानों को पढ़ोगे तो मालूम होगा कि सब एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। जबानों की कहानी बड़ी लहमी है, मजेदार है, मगर यहाँ उसके बयान करने का मौका नहीं है। बस ये याद रखना चाहिए कि संस्कृत उन्हीं हिंदुस्तानी आर्यों की जबान थी। तमाम लोग संस्कृत नहीं बोल सकते थे। यहाँ के पुराने बसने वाले या तो अपनी पुरानी बोलियां बोलते थे या मिलीजुली जबानें। धीरे धीरे ये हुआ कि संस्कृत ऊंचे जात के हिंदुओं की जबान होकर रह गई। आम लोग उससे दूर हो गए। ये लोग जो जबानें बोलते थे उनको प्राकृत कहते हैं। प्राकृत एक जबान नहीं थे, बल्कि अलग अलग इलाकों की अलग अलग प्राकृतें थीं। हजरत ईसा के पैदा होने के लगभग 600 बरस पहले हिंदुस्तान में गौतम बुद्ध और महावीर जैसे धर्मात्माओं का जन्म हुआ। इन लोगों ने बौद्ध और जैन मत फैलाया। अपनी बातें कहते हुए उन्होंने ये भी कहा कि मजहब और धर्म की सारी बातें उन्हीं जबानों में होंगी जो जनता बोलती और समझती है। ये धर्म, खासकर मध्य धर्म, बड़ी तेजी से फैला और हिंदुस्तान से निकलकर बर्मा, चीन, जापान, मलाया, इंडोनेशिया, ईरान और दूसरी जगहों पर पहुंचा। जो बात इस वक्त याद रखने की है वो ये है कि बुद्ध मत की वजह से संस्कृत को धक्का लगा और दूसरी बोलियां और जबानें तरक्की करने लगीं। 1500 बरस तक यही सिलसिला जारी रहा।
इसका मतलब ये नहीं है कि संस्कृत खत्म हो गई, नहीं, बल्कि संस्कृत में तो अच्छे अच्छे नाटक और अच्छी अच्छी किताबें बाद ही में लिखी गईं। उमर इतना जरूर हुआ कि दूसरी ज़बानें जो दबी पड़ी थीं उभरीं और लोग उनसे भी काम लेने लगे। हिंदुस्तान लंबा चौड़ा मुल्क तो है ही, किसी हिस्सा में कोई प्राकृत बोली जाती थी, किसी में कोई। अब जो बुद्ध मत का मुकाबला करने के लिए साधु और संत पैदा हुए तो उन्होंने भी आम लोगों पर अपना असर डालने के लिए प्राकृतों ही में गीत और भजन लिखे और धर्म कर्म की बातें की। उस वक्त दूसरी प्राकृतों या जुबानों का जिक्र करने की जरूरत नहीं। असली भारत में जो प्राकृत बोली जाती थी, हमें उसी से काम है। इस प्राकृत को शौरसेनी कहते थे। उसी के पेट से वो भाट आयान पैदा हुई जिनको हिंदुस्तानी, हिंदी और उर्दू कहते हैं। बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, आसामी और उड़िया भी नई आर्याई जुबानें हैं। ये भी तारीख का एक दिलचस्प इत्तेफाक है कि जब मुसलमान हिंदुस्तान में आए तो इन जुबानों की भी तरक्की हुई। अगर ऊपर लिखी हुई बातें याद रखी जाएं तो आगे की कहानी और ज्यादा समझ में आएगी और मालूम होगा कि 1000 के बाद से जो नई जुबानें हिंदुस्तान में बोली जाने लगीं, उनमें एक उर्दू जुबान भी है। ये जुबान कहीं बाहर से नहीं आई, यहीं पैदा हुई और यहीं के लोगों ने उसे तरक्की दी। इसकी बनावट, इसका रंग रूप सब हिंदुस्तानी है। अगर ये जुबान किसी दूसरे मुल्क में भी बोली जाने लगे तो ये वहाँ की जुबान नहीं बन जाएगी, हिंदुस्तानी ही रहेगी। घर से दूर दक्कनी हिंदुस्तान में इस बात को तो हम देख ही चुके हैं कि उर्दू ने उत्तरी हिंदुस्तान में, पूर्वी पंजाब, पश्चिमी यूपी और दिल्ली के इलाके में जन्म लिया और लोग अपनी जरूरत के लिए इस पहली मिलीजुली जबान से काम लेने लगे। मिलीजुली जबान से ये मतलब है कि उसकी जड़ तो दिल्ली की बोलचाल की जबान थी, मगर इसमें फारसी, अरबी और दूसरी जबानों के लफ्ज भी अपनी बहार दिखा रहे थे। जैसे ही कोई बोली या जबान बोलचाल के लिए काम में लाई जाती है, उसी वक्त उसमें किताबें नहीं लिखी जाती, बल्कि पहले उसके जुमले, फिक्रे, कौल और कहावतें मिलती हैं। फिर लोग उसमें शेर कहने लगते हैं और किताबें तैयार होने लगती हैं। उत्तरी हिंदुस्तान के सूफियों, फकीरों और दरवेशों के यहाँ 13वीं-14वीं सदी के फकीरों और के यहाँ 13वीं में ऐसे जुमले और बोल मिलने लगते हैं जिनको उर्दू कह सकते हैं, मगर जिसको हम शेर और अदब कहते हैं, उसका सिलसिला दक्कनी हिंदुस्तान में शुरू हुआ। दक्कन का सारा इलाका बराबर उत्तरी हिंदुस्तान से अलग थलग रहा है। पहले जमाने में आने जाने की आसानियां भी नहीं थी, इसलिए वो दूर मालूम होता था। वहाँ के बहुत से हिस्सों में द्राविड़ी जबानें बोली जाती थीं। मगर महाराष्ट्र में मराठी थी, गुजरात में गुजराती, जो उर्दू ही के खानदान से ताल्लुक रखती थीं। जब फिरोज तुगलक के जमाने में यानी 1335 ईस्वी के लगभग बहमनियों का राज कायम हुआ तो दिल्ली का असर उस पर कम हो गया, मगर जो जबान फौजों, ताजिरों, फकीरों और हाकिमों के साथ वहां पहुंच गई थी और आपस में बोलचाल का काम देती थी, उसकी जड़ मजबूत हो चुकी थी। इसलिए उत्तरी हिंदुस्तान से जो सूफी फकीर गए, उन्होंने उससे काम लिया ताकि उनकी बातें लोग आसानी से समझ सकें। उत्तरी हिंदुस्तान में भी ऐसा ही होना चाहिए था, मगर वहां फारसी जबान का बहुत जोर था। इसलिए उर्दू जो एक देसी जबान थी, दरबार में और ऊंचे दर्जे के पढ़े लिखे लोगों में फल फूल न सकी। दक्कन में अलबत्ता कुछ दिनों के अंदर ही ये आम लोगों से होती हुई राज दरबार में भी पहुंच गई और बादशाह तक उसमें शायरी करने लगे। शायद ये जानना दिलचस्प हो कि उर्दू की जो सबसे पहली किताब मिलती है वो एक मशहूर बुजुर्ग सैयद गेसू दराज की लिखी हुई कही जाती है। के बारे में इस किताब का नाम महराजुल आशिकीन है। इसमें मजहब के बारे गहरी बातें लिखी गई हैं। ये बताना तो मुश्किल है कि ये किताब कब लिखी गई, मगर सैयद गेसू दराज के मरने की तारीख 1422 है, इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि उससे पहले ही लिखी गई होगी। सैयद गेसू दराज के मानने वाले और लोगों ने भी बाद में इसी जबान में शायरी की, नस्र में किताबें लिखी और वाज कहे। वो लोग इसको हिंदी कहते थे, हम इसे पुरानी उर्दू कह सकते हैं। इस पुरानी उर्दू के बहुत से लफ्ज आज समझ में नहीं आते क्योंकि अभी वो जबान बन रही थी। अभी ये सूफी लोग इस जबान से काम ले ही रहे थे कि बहमनी सल्तनत टूट फूट कर 5 हिस्सों में बट गई। सब में अलग अलग बादशाह होने लगे। गुजरात भी आजाद हो गया। दक्कनी सल्तनतों में से गोलकुंडा और बीजापुर करीब करीब 200 बरस तक कायम रही और वहाँ क्या बादशाह, क्या अमीर, क्या खवास, क्या अवाम, सब इसी उर्दू के आशिक बन गए।
इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर आम लोगों को इस जबान की ज़रूरत न होती और वो उसको इस्तेमाल न करते होते तो बादशाहों की सरपरस्ती या दिलचस्पी से कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हो सकता है। दक्कन में उर्दू की इतनी तेज़ी से तरक्की हुई कि वहाँ 16वीं सदी और 17वीं सदी में हमको सैकड़ों शायरों और किताबों के नाम मिलते हैं। बहुत सी किताबें भी मिल गई हैं जो बहुत दिलचस्प और आला दर्जे की हैं। उनकी कहानी शायद रूखी फीकी लगे, मगर कुछ बातें समझ लेने के बाद ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने दिनों से लोग इस ज़बान को संवारने, निखारने, खूबसूरत बनाने और तरक्की देने में लगे होते हैं। पहले गोलकुंडा को लेना चाहिए। वहाँ का मशहूर बादशाह मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जिसने हैदराबाद का शहर बसाया, जिसने बहुत सी इमारतें बनवाईं, बहुत से शायरों को इनाम दिए, खुद भी उर्दू का बहुत बड़ा शायर था। उसने उर्दू में 50,000 से ज्यादा शेर कहे। उसका जमाना वही है जो उत्तरी भारत में अकबर बादशाह का था। उसका मजमुआ कलाम छप गया है जिसमें हर तरह के शेर सादे और खूबसूरत ढंग से कहे हुए मिलते हैं। सबसे मजे की बात यह है कि उसने हिंदुस्तान के मौसमों, त्योहारों, फलों, फूलों पर नज़में लिखी हैं। आज लोग उर्दू पर एतराज करते हैं कि इसमें हिंदुस्तानी चीजों का जिक्र नहीं होता। अगर वो 350 बरस पहले के इस शायर को देखें तो उनको मालूम होगा कि हमारे पुराने शायर भी हिंदुस्तान से कितनी मोहब्बत रखते थे। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बाद इस खानदान में 3 और बादशाह हुए। वो सब भी शायर थे और बहुत अच्छे शेर कहते थे। जब बादशाहों ने इस बोलचाल की जबान से दिलचस्पी ली तो फिर क्या पूछना था। बहुत से शायर पैदा हो गए, मजहबी रंग के लिखने वाले भी, किस्सा कहानी कहने वाले भी। चुनाचे यहाँ के 3 शायर बहुत मशहूर हुए। उनके नाम ये हैं वजहती, इब्ने निशाती और गव्वासी। वैसे तो ना जाने कितने शायर हैं, मगर ये 3 बहुत बड़े समझे जाते हैं। उनकी जबान आसान है, ये भी अपनी जबान को हिंदी ही कहते हैं। ये फारसी अरबी के अल्फाज कम इस्तेमाल करते हैं। जो लफ्ज काम के हैं, चाहे वो संस्कृत के हों, चाहे अरबी के हों, चाहे फारसी के, इनके यहाँ बहुत बेतकल्लुफी से काम में लाए जाते हैं। लिखते भी ये लोग इस बात का ख्याल नहीं करते कि क्या सही है, बल्कि ये देखते हैं कि किस तरह बोलते हैं। जैसे बोलते थे वैसे ही लिख भी देते हैं। यही हाल बीजापुर का था। गोलकुंडा में कुतुब शाही खानदान था तो बीजापुर वे आदिल शाही। यहाँ भी उर्दू का बोलबाला था। यहाँ के मशहूर बादशाह इब्राहिम आदिल शाह ने मिली जुली हिंदी जबान में गीतों भरी एक किताब लिखी जिसका नाम नौरस है। पूरी किताब शेरों और गीतों में है। उसकी जबान हिंदी की उस शक्ल से मिलती जुलती है जिसको ब्रिज भाषा कहते हैं। इस बादशाह का जमाना भी वही है जो उत्तर अकबर का था। आदिल शाही खानदान में बहुत से बादशाह तो शायर नहीं हुए, मगर उनके असर से और उनके दरबारों में बहुत से शायर मौजूद थे जिनका कलाम हम तक पहुंचा है। आदिल शाही जमाने में जो मशहूर शायर गुजरे हैं उनमें नुसरती, हाशमी, रुस्तमी का कलाम पढ़ने से अंदाजा होता है कि वो बहुत बड़े शायर थे। ये शायर कभी फारसी के या संस्कृत के सुने सुनाए किस्सों को अपनी जबान में नज्म कर देते थे, कभी खुद किस्से सोचते थे, कभी अपने बादशाहों या मजहबी बुजुर्गों की तारीफ में कुछ लिखते थे। बीजापुर में भी बहुत से शायरों के नाम मिलते हैं, उनकी किताबें भी मिलती हैं, मगर इस छोटी सी कहानी में उनका जिक्र मुमकिन नहीं। ये दोनों हुकूमतें उर्दू की जबरदस्त सरपरस्ती कर रही थीं कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1687 में बीजापुर और 1688 में गोलकुंडा पर कब्जा कर लिया और बहुत दिनों तक आज़ाद रहने के बाद दक्कन की रियासतें फिर दिल्ली के मातहत हो गईं। यहाँ से दक्कन की तारीफ का नया बाब शुरू होता है। शेर व शायरी का चर्चा खत्म नहीं हुआ, मगर हालात बदल गए। दक्कन ने उत्तरी हिंदुस्तान पर अपना असर डाला और उत्तरी हिंदुस्तान की जबान ने दक्कन को बहुत कुछ दिया। अब जो शायर हुए उनका जिक्र आगे के बारे में किया जाएगा, मगर अब तक की कहानी को समझ लेने के लिए ये याद रखना चाहिए कि उर्दू ने बड़ी तरक्की कर ली थी। इसमें मसनवी, गजल, कसीदे, मरसिए, नस्र की किताबें, मजहबी सिक्के, किस्से, कहानी, हर तरह की चीजें मिलती हैं। इस जबान में ऐसी लचक आ गई थी कि इसमें हर तरह का ख्याल बयान किया जा सकता था। वही जबान जो उत्तरी हिंदुस्तान से एक परदेसी की तरह यहाँ पहुंची थी, अपने इस नए घर में बाल बच्चों वाली बन गई। उसकी गोद भर गई, मगर खुद अपनी जन्मभूमि में उसको फलने फूलने में कुछ वक्त लगा। इन 200 साल में जिसमें हम उर्दू की तरक्की देखते हैं, हिंदुस्तान की और जबानों की भी तरक्की हुई। ब्रजभाषा, अवधी, राजस्थानी, मराठी, बंगाली सब आगे बढ़ने लगी। उस वक्त अलग कोई जबान हिंदी नहीं कही जाती थी, उर्दू ही को हिंदी कहते थे। इस तरह हम कह सकते हैं कि उर्दू की उम्र हिंदुस्तान की नई जबानों में किसी जबान से कम नहीं है।
अगर ये सच्ची कहानी तुम्हारे दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और कमेंट में बताओ कि तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसी सच्ची कहानी है जो शेयर करना चाहो। तुम्हारी राय से हमारी अगली कहानी और भी हकीकी और मुतासिर कुन बनेगी।